कड़ाती ठंड। एक ऐसा गरीब किसान जिसके पास ओढ़ने को ढंग का कपड़ा तक नहीं है, और उसका एक वफादार कुत्ता, और न एक ऐसी रात जो सिर्फ हाड़ मांस को नहीं बल्कि इंसान की आत्मा तक को कंपा देती है। जब हम सर्दियों के मौसम के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में रजाई या अलाव की मीठी सी गर्माहट आती है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग तो ठंड को एक मौसम की तरह देखते हैं जिसका हम लुत्फ उठाते हैं, लेकिन आज हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं वहाँ ठंड कोई मौसम नहीं है। हाँ। वहाँ ठंड ना एक निर्दयी और खामोश कातिल है। और ये कातिल बहुत ही क्रूरता से अपना काम करता है। ये सिर्फ शरीर की नसों को सुन्न नहीं करता, बल्कि इंसान के सोचने समझने की ताकत और उसकी बची खुची गरिमा को भी जमा देता है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा में हम मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना पूस की रात के एक बहुत ही विस्तृत, चित्रात्मक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। और ये चर्चा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस कहानी को शायद कभी न कभी पढ़ा या सुना जरूर होगा, लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है। आज हम उस ठिठुरते यथार्थ के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक बचाव, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, और एक शोषित किसान के दिमाग के सिस्टम शटडाउन को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत ही झकझोर देने वाला विश्लेषण होने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग पूस की रात को बस एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी मानकर किनारे रख देते हैं। हाँ, बस एक सीधी साधी कहानी। लेकिन यदि हम इसके भीतर छिपे मनोविज्ञान और उस समय के इतिहास को देखें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। अगर हम इस कथा की बुनियाद को समझें तो इसका रचनाकाल 1930 के आसपास का है। 1930 का दशक, मतलब ये वो दौर था जब भारत में स्वराज आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी चरम सीमा पर थे। बिल्कुल। पूरे देश में एक भारी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल मची हुई थी। एक तरफ आजादी के नारे गूंज रहे थे, तो दूसरी तरफ जो ग्रामीण भारत था वो एक भयानक आर्थिक मंदी और सूखे की मार झेल रहा था। सही बात है। और इसी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल का सीधा असर उस दौर के साहित्य पर भी पड़ रहा था। ये वो समय था जब मुंशी प्रेमचंद के लेखन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। अच्छा, कैसा बदलाव? उन्होंने ना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया था। मतलब एक ऐसा साहित्य जहां अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब वे नग्न यथार्थवाद की ओर कदम बढ़ा चुके थे। नग्न यथार्थवाद, ये अवधारणा मुझे बहुत दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी लगती है। मतलब पहले की कहानियों में हमेशा एक उम्मीद होती थी ना? हाँ बिल्कुल। बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती थी, या कोई शोषक अपनी गलती मान लेता था। लेकिन यहाँ पूस की रात में कोई चमत्कार नहीं होता, आसमान से कोई देवदूत नहीं उतरता। यही तो इस रचना की सबसे बड़ी ताकत है। प्रेमचंद समझ चुके थे कि असल जिंदगी में चमत्कार नहीं होते। इस कहानी का जो मूल विमर्श है वो यही है कि भारतीय किसान दो भारी भरकम पार्टों के बीच पिस रहा है। दो पार्ट। हाँ, एक तरफ है बाहरी साम्राज्यवादी शोषण, यानी ब्रिटिश हुकूमत की लगान नीतियां, और दूसरी तरफ है अंदरूनी जमींदारी प्रथा और महाजनी कर्ज का जान। और इस भयानक फंसाव का सबसे दर्दनाक उदाहरण कहानी की शुरुआत में ही हमें ऋण के दुष्चक्र के रूप में दिखता है। इसे समझने के लिए जरा कल्पना कीजिए। जी। एक इंसान ने अपनी हर मूलभूत जरूरत को मारा है, पेट काटकर महीनों तक एक एक पाई जोड़कर सिर्फ 3 रुपए बचाए हैं। आज हमें 3 रुपए शायद मजाक लगें, पर 1930 के उस ग्रामीण परिवेश में एक खेत मजदूर के लिए 3 रुपए जमा करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। बिल्कुल। और वो 3 रुपए उसने किस लिए बचाए थे? उस हाड़ कंपाने वाली ठंड से बचने के लिए, एक साधारण सा कंबल खरीदने के लिए। हाँ, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन फिर क्या होता है? उसका जमींदार दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और गालियां देने लगता है, और हल्कू वो पैसे जो उसका जीवन रक्षक कंबल ला सकते थे उस जमींदार को दे देता है। यहाँ अस्तित्व बनाम अस्मिता की बहुत गहरी लड़ाई दिखती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा आंतरिक द्वंद्व है। एक तरफ कंबल है जिसके बिना खुले खेत में उसकी जान जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जमींदार का कर्ज है। अगर वो कर्ज नहीं चुकाता तो जमींदार उसे भयानक गालियां देगा, पूरे गांव के सामने बेइज्जत करेगा। पर मुझे यहाँ थोड़ी उलझन होती है। क्या सच में गालियां मौत से ज्यादा डरावनी हो सकती हैं? देखिए, एक गरीब के पास खोने को कुछ नहीं होता सिवाय उसकी इज्जत के। हाँ, पर एक इंसान को ये चुनना पड़ रहा है कि वो ठंड से मरना पसंद करेगा या अपनी इज्जत लुटते हुए देखना। और वो जो फैसला लेता है ना, वो चौंकाने वाला है। कहानी का एक डायलॉग है, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यही समझना सबसे जरूरी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है,
ये विवशता का पूर्ण समर्पण है। ओहो। हल्कू ये मान लेता है कि जमींदार का सार्वजनिक अपमान उस ठंड से ज्यादा मानसिक रूप से घातक है। ये बहुत ही विचलित करने वाला सच है। और इसके बाद जब ये घरेलू तनाव पीछे छूटता है तो कथा सीधे प्रकृति के रौद्र रूप में प्रवेश करती है। अब हल्कू खुले खेत में है और वो पूस का महीना यानी दिसंबर जनवरी की वो जानलेवा ठंड। यहाँ प्रेमचंद का प्रकृति चित्रण इतना जीवंत है कि पढ़ते हुए खुद ठिठुरन होने लगती है। वाकई आसमान में तारे भी ठिठुरते हुए लगते हैं और पछुआ हवा जो सीधे हड्डियों में घुसती है, बर्फ के तीखे तीरों जैसी हवा। बिल्कुल। और इस क्रूर प्रकृति और इस कमजोर इंसान के बीच फासला क्या है? सिर्फ एक पुरानी गाढ़े की चादर जो हवा को रोक ही नहीं सकती। ये दृश्य हमें इंसान की असल हैसियत दिखाता है प्रकृति के सामने। एक खुले खेत में अंधकार और ऊपर एक क्रूर आसमान। यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है। जब इंसान ऐसी हाड़ कंपाने वाली और असहाय स्थिति में होता है तो उसका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है? क्या वो बस हार मान लेता है? विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि हमारा दिमाग इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो हमेशा जीवित रहने का प्रयास करता है। अच्छा। जब बाहरी साधन खत्म हो जाते हैं तो मस्तिष्क वास्तविकता से भागने का, उस शारीरिक दर्द से ध्यान हटाने का कोई तरीका ढूंढता है। और पूस की रात में ये तरीका हमें हल्कू के चिलम पीने के रूप में दिखता है। हाँ, 8 चिलम का गणित। जब कोई ये पढ़ता है तो पहली नजर में लगता है जैसे उसे तंबाकू की कोई भयंकर लत है, जो कि बिल्कुल गलत व्याख्या होगी। यहाँ लगातार 8 चिलम पीना कोई सामान्य व्यसन नहीं है। तो फिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये ठंड काटने की एक अंधी जद्दोजहद है। जब शरीर का तापमान गिरता है, नसें सिकुड़ती हैं, तो दर्द की लहरें दिमाग तक पहुंचती हैं। ऐसे में मस्तिष्क उस असहनीय पीड़ा से ध्यान भटकाने का एक डेस्परेट साधन खोजता है। चिलम का धुआं कुछ सेकंड के लिए फेफड़ों में झूठी गर्माहट पैदा करता है। ये उसकी मानसिक व्याकुलता का सटीक पैमाना है। और विडंबना देखिए, वो धुआं भी उसे यथार्थ से दूर नहीं ले जा पाता। गर्माहट खत्म होते ही पछुआ हवा फिर से उसे जकड़ लेती है। बिल्कुल। और इसीलिए जब सहन शक्ति जवाब देने लगती है तो वो आम के बगीचे में जाकर सूखी पत्तियां बटोरता है और एक अलाव जलाता है। मुझे ये अलाव वाला पल ना एक छोटी सी जीत की तरह लगा, जैसे किसी हॉरर फिल्म में कुछ पल की शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे उसने प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ युद्ध जीत लिया हो। आग के सामने उसे एक विजय गर्व महसूस होता है। हाँ, विजय गर्व। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जीत असल में कितनी घातक है। सच में? विशुद्ध रूप से ये एक क्षण भर का भ्रम है। जब भयंकर ठंड में धीमे पड़े खून के प्रवाह को अचानक तेज गर्मी मिलती है तो नसें तेजी से फैलती हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन। हाँ, और शरीर का बचाव तंत्र अचानक शिथिल पड़ जाता है। शरीर में एक बहुत ही खतरनाक सुस्ती आ जाती है जो सीधे दिमाग को सुला देती है। ये आग उसे बचा नहीं रही है बल्कि उसके संपूर्ण विनाश की भूमिका तैयार कर रही है। अरे बाप रे! मतलब वो आग उसे एक ऐसी गहरी नींद में धकेल रही है जहां से जब वो उठेगा तो उसकी पूरी दुनिया लुट चुकी होगी। एकदम सही। और यहीं से हम कहानी के क्लाइमैक्स में आते हैं। अलाव की गर्माहट खत्म हो चुकी है और हल्कू गर्म राख के पास सुखद मुर्दा नींद में पड़ा है। और अब शुरू होता है सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ हल्कू सो रहा है और दूसरी तरफ नीलगायों का झुंड उसकी पूरी फसल का सफाया कर रहा है। इस दृश्य में प्रेमचंद ने पशु और मनुष्य के बीच गहरा विरोधाभास पेश किया है। नीलगायों के चरने की चरचर की आहट आ रही है और हल्कू उसे तंद्रा में सुन भी रहा है। मुझे यहाँ बहुत अचरज होता है। एक तरफ इंसान सो रहा है और दूसरी तरफ उसका कुत्ता जबरा ठंड में अपनी जान जोखिम में डालकर गला फाड़ फाड़ कर भौंक रहा है। पशु अंतिम क्षण तक कर्तव्यनिष्ठ है, क्योंकि जबरा के पास खोने के लिए उस खेत के अलावा कुछ नहीं है और उसका धर्म सिर्फ वफादारी है। ये धारणा कि हल्कू सिर्फ आलसी था बिल्कुल सतही है। अच्छा? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सामान्य नींद नहीं है। प्रेमचंद ने इसके लिए एक सटीक शब्द इस्तेमाल किया है, अकर्मण्यता की रस्सियां। अकर्मण्यता की रस्सियां, ये सुनने में ही बहुत भारी लगता है। इसका मनोवैज्ञानिक मतलब क्या है? इसे एक जटिल डिफेंस मैकेनिज्म या सीखी हुई विवशता कहते हैं। जब इंसान एक ऐसी व्यवस्था में फंस जाता है जहां उसके जीतने का कोई रास्ता ही न हो तो उसका दिमाग प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। मतलब उसका शरीर उस फसल की रक्षा करने से इनकार कर देता है। बिल्कुल। हल्कू का अवचेतन मन ये जान चुका है कि फसल पकने के बाद भी वो अनाज उसके घर नहीं जाएगा। सारा पैसा जमींदार के कर्ज में चला जाएगा। बदले में उसे क्या मिलेगा? वही गरीबी और जमींदार की गालियां। ओहो,
तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी मशीन पर क्षमता से ज्यादा बोझ डाल दिया जाए तो वो खुद को जलने से बचाने के लिए काम करना ही बंद कर देती है? एक तरह से सिस्टम शटडाउन। एकदम सटीक उदाहरण है। जब लड़ने का कोई कारण नहीं बचता तो दिमाग शरीर को आदेश देना बंद कर देता है। ये अक्रमण्यता असल में उस व्यवस्था के प्रति एक अचेतन विद्रोह है जहां किसान के श्रम का कोई मूल्य नहीं है। बाप रे, ये कितना अंधकारमय है, लेकिन कितना कड़वा सच भी है। प्रेमचंद ने 100 साल पहले ही मानव मनोविज्ञान की इतनी गहरी परत को छू लिया था कि कैसे शोषण इंसान की इच्छा शक्ति को लकवाग्रस्त कर देता है। यही कारण है कि ये रचना नग्न यथार्थवाद का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें समाज का वो नंगा सच है जो डरावना है लेकिन है बिल्कुल सच। तो इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए ये साफ हो जाता है कि प्रेमचंद ने सिर्फ एक सर्द रात की कहानी नहीं लिखी, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का यथार्थ पेश किया जो इंसान को उसकी इंसानियत और कर्म से विमुख कर देती है। सही कहा। अमानवीय गरीबी इंसान की आत्मा को मार देती है, उसके शरीर के मरने से बहुत पहले। इस चर्चा ने सच में मेरा नजरिया बदल दिया। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। वो विचार क्या है? जब सुबह होती है, खेत पूरी तरह उजड़ चुका है। हल्कू की पत्नी रो रही है, लेकिन हल्कू के चेहरे पर दुख नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति है। वो कहता है कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। बहुत ही गहरी बात है ये। तो सोचने वाली बात ये है कि जब नील गायों ने फसल नष्ट कर दी, तो क्या उस विनाश ने असल में हल्कू को जमींदार के कर्ज और उस अंतहीन शोषण के चक्र से एक अजीब सी, दर्दनाक ही सही, पर मुक्ति नहीं दे दी? क्या बात है! ये बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल है। क्या कभी-कभी सर्वनाशी एक शोषित इंसान के लिए आजादी का इकलौता रास्ता बन जाता है? क्या उस कर्जे की जंजीर को तोड़ने के लिए व्यवस्था का नष्ट होना ही एकमात्र विकल्प है? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर स्वयं विचार कीजिएगा।